नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हमने जो अध्याय प्रारंभ किए हैं 12th क्लास के, उसमें ये छठा अध्याय है। आप लोगों के लिए कुछ दिनों का बीच में गैप था और मैंने आपको कहा था कि मैं सोमवार से आपकी कक्षाएं लाइव आ जाएगी वापस। लेकिन सोमवार से पहले ही आज मैंने आप लोगों की, मेरे पास थोड़ा सा समय था, मैंने कहा कि आप लोगों की डिमांड ज़्यादा है, उसको पूरा करने के लिए कम से कम आपकी कक्षाओं को मैं अपलोड कर दूँ। तो आप इस कक्षाओं को थोड़ा सीरियस ले। जिस तरह से आपकी डिमांड है, जिस तरह से आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जिस तरह से मैसेज कर रहे हैं, उससे अनुमान लग रहा है कि आप लोगों को हमारी कक्षाएं पसंद है। तो आप लोग भी अब कुछ टेस्ट भी देना प्रारंभ कर दीजिए। हमने कुछ प्लानिंग करी है टेस्ट के लिए भी। सोमवार से हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए प्रति सप्ताह एक टेस्ट ऐसा आयोजित करें कि आप उसकी तैयारी करके खुद स्वाध्याय कर सकें। देखो, स्वाध्याय करना बहुत ज़रूरी होता है इस समय, खुद पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो उसमें नोट्स आपने जो बनाए हैं वो नोट्स भी हम देखेंगे, आपके ही माध्यम से देखेंगे, आपके व्हाट्सएप के माध्यम से देखेंगे और किसी न कोई हम जरिया बनाने के सोच रहे हैं। एप्लीकेशन और ऐप बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, उतने लेवल पर हम नहीं हैं, हमारी क्लास नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना हमारी, यूँ कहेंगे कि उतना जुगाड़ उपलब्ध नहीं है। लेकिन हमें पढ़ना है और पढ़ने के लिए पर्याप्त समय है और मुझे लगता है कि आपको ये यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी चीज़ें मिल सकती हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जो छठे अध्याय की बात करी थी उसमें हमने अवशोषित क्षेत्र की बात करी, परिपक्व क्षेत्र की अपन ने बात करी, मूल गोप की बात करी, मूल रोम की बात करी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। लेकिन आखिरकार जल अवशोषण किस प्रकार से होता है या जल अवशोषण की विधि क्या है, उसको हमको पढ़ना है। तो अगला जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है जल अवशोषण की क्रियाविधि। क्या आ रहा है? जल अवशोषण। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा है, यहाँ पर दिखाई देता है। चलो, जल अवशोषण की क्रिया विधि। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि कितने ऊंचे ऊंचे प्लांट होते हैं, उतने ऊंचे ऊंचे प्लांट में भी पानी तो पहुंचता है। पानी के साथ साथ में जो अन्य पदार्थ हैं, खनिज लवण हैं, वो सारे पदार्थ वहाँ तक पानी, इस देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है। एक पेड़ अगर अपन लेते हैं, अगर अपन एक पेड़ की कल्पना करें तो सोचिए ज़रा, इस पेड़ की जो टहनियाँ ऊपर की तरफ हैं, जो शाखाएं हैं, वो भूमि के भीतर वाली मूल से, जो भूमि के भीतर जो मूल हैं, उन मूल के पानी को खींच करके यहाँ तक ऊपर तक पहुँचाया जा रहा है। और वो भी ऊपर तक पहुँचने के बाद में प्रत्येक वापस पुनः क्या है, ये विभाजित हो रहे हैं। बहुत सारे विभाजन के बाद में हर एक शाखा के ऊपर बहुत सारे पत्तियां लगी हुई हैं, इन प्रत्येक पत्तियों तक पानी पहुंच रहा है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये पानी कौन पहुंचा रहा है, कौन लेके जा रहा है। यहाँ पर ऐसी कौन सा मोटर पंप लगा हुआ है जो पानी को लेके जा रहा है। इसीलिए हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या है, यानी किस प्रकार से जल अवशोषण हो रहा है। तो चलिए, जल अवशोषण की मूलतः दो प्रकार की क्रियाविधि होती है। कितनी होती है? तो पहले क्या लिखेंगे, पादपों में जल अवशोषण अति आवश्यक क्रिया है, जिसके बिना क्या संभव नहीं है? वाष्पोत्सर्जन, पुष्पन, नवीन कलियां या नवीन पर्ण व संपूर्ण पादप जीवन संभव नहीं है। यानी कि सीधी सी बात ये हो गई कि अगर जल अवशोषण नहीं होता है तो यूँ समझ लीजिए कि प्लांट किसी प्रकार से ग्रो करने वाला नहीं है। तो प्लांट के ग्रो करने के लिए अति आवश्यक है। अब बात आती है कि इसके कितने प्रकार हैं। तो प्रकारों की अगर हम बात करें, प्रकार तो मूलतः दो प्रकार हैं। पहला हमारे पास में
अगर हम जल अवशोषण की क्रियाविधि की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार लेंगे हमारे पास में। कौन सा आएगा? एक आएगा निष्क्रिय जल अवशोषण, इसको अपन बोलते हैं पैसिव। एक्टिव और पैसिव 2 होते हैं, निष्क्रिय में हो गया पैसिव। एक होता है सक्रिय जल अवशोषण, जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण का मतलब क्या हो गया कि निष्क्रिय का मतलब क्या हो गया? जिसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का व्यय नहीं हो रहा है। क्या लिखेंगे? इसमें किसी भी प्रकार का जल अवशोषण के लिए हेतु ऊर्जा व्यय नहीं हो रही, ऊर्जा व्यय नहीं हो रही हो। मतलब किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस अगर नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे उसको? निष्क्रिय जल अवशोषण, पैसिव। पैसिव मतलब उसका किसी प्रकार का एनर्जी का लॉस उसमें नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखना, अब निष्क्रिय प्रकार का जल अवशोषण की अगर अपन बात करेंगे तो उसके साथ में आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि प्लांट जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा निष्क्रिय प्रकार का जल अवशोषण होगा, क्योंकि अगर सक्रिय प्रकार का जल अवशोषण होने लग गया तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी की आवश्यकता होगी, और इतनी एनर्जी प्लांट खर्च नहीं कर सकता। प्लांट क्या चाहता है? कम खर्चे में रीति रिवाज, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? 90%। क्या लिखेंगे अपन लोग? हम लिखेंगे 90% जल अवशोषण इसी विधि से होता है, इसी विधि से संपन्न था। यानी अगर हम बात करें कि 90% जल अवशोषण किस विधि से हो रहा है, तो 90% जल अवशोषण क्या होता है? इसी विधि से हो रहा है। अब बात समझ में ये नहीं आती है कि आखिरकार निष्क्रिय जल अवशोषण हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। आप एक कल्पना कीजिए, आप लोग थोड़ी सी एक समस्या है, उस समस्या को समझने की कल्पना कीजिए। मान लेते हैं कि ये आपका विद्यालय है, ये क्या है? आपका विद्यालय है, और ये विद्यालय के 2 किवाड़ हैं, या ये आपके विद्यालय का एक रूम है जो आपकी 12th क्लास है, वो क्लास है। समझ में आ गई बात? और आपके विद्यालय के ऊपर या अंदर या कुछ मरम्मत कार्य करवाना है, और यहाँ पर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई हैं। अब विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इतना धन भी नहीं है हमारे पास ना, तो क्या किया? सब विद्यार्थियों ने प्लानिंग की। क्या प्लानिंग की? कि अगर हम इस तरह से खड़े हो जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, लाइन बनाकर ऐसे खड़े हो जाएं, तो क्या कर पाएंगे? जो ईंटें हैं वो एक दूसरे को देते रहेंगे, और ईंट कहाँ तक पहुँच जाएगी? अंदर तक पहुँच जाएगी, और सारा ढेर कुछ ही मिनटों में खाली हो जाएगा। मुझे बताओ, आवश्यकता किसको थी? आवश्यकता इस घर के अंदर बैठे हुए कारीगर को थी, जो उसको ईंटें बनानी थी या रूम को कुछ करना था। काम किसने किया? ये बाहर के सभी विद्यार्थियों ने काम किया। कैसे किया? कोई कहीं से कुछ भी जगह से हिला नहीं, लेकिन वो ईंटें ट्रांसफर हो गई। बस यही काम होता है निष्क्रिय जल अवशोषण में। कोई कोशिका एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती, लेकिन वो कोशिकाएं क्या करती है? जल का अवशोषण करती है और दूसरी कोशिकाओं को ट्रांसफर करती है। ये प्रक्रियाओं के द्वारा जल अवशोषण होता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट जो होते हैं वो मुरझा जाते हैं। मुरझाने के लिए यानी कि गर्मी होती है, और कभी कभी आपके पास में भरपूर पानी देते हैं आप उनको, तब भी पादप कुछ मुरझे हुए से दिखते हैं। यानी कि दिन होते होते शाम को वापस वो पादप अच्छी ढंग से खुल जाते हैं। दिन में अधिक मुरझाने का कारण क्या हुआ? सीधी सी कल्पना कीजिए कि दिन में अधिक मुरझाने के कारण सूर्य की गर्मी तेज थी, और गर्मी तेज होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ गई। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अगर बढ़ जाती है तो अवशोषण बढ़ गया। कहाँ से अवशोषण बढ़ा? तो उसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। इसको मिटा दूँ? चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक प्रकार की प्लांट की लीफ है। अब इस लीफ के अंदर हमें पता है नीचे की डोर्सल और वेंट्रल 2 साइड होती है,
तो अगर हम बात करें कि नीचे जो अध्रीय सतह है, नीचे वाली जो सतह है, उसके ऊपर बहुत सारे पोर होते हैं, यानी कि रंध्र या छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इन रंध्र और छिद्र में से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वाष्प के रूप में जल बाहर निकलता है। क्लियर है? ठीक है। तो इन कोशिकाओं में तनाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? तनाव उत्पन्न हुआ। ये कोशिकाएं पानी कहाँ से लाएगी? ऐसा तो है ही नहीं कि इनके पास में कुछ फैक्ट्री लगी हुई पानी है, तो पानी कहाँ से लाएगी? इन्होंने पानी कहाँ से लिया? इस व्रंत से लिया। कहाँ से लिया? इस व्रंत से लिया। अब व्रंत के पास में पानी कहाँ से आया? तो जिस शाखा से व्रंत लगा हुआ था, उस शाखा से व्रंत ने क्या किया? शाखा से व्रंत ने क्या किया? पानी का अवशोषण किया। अब जब पानी का अवशोषण इस शाखा से हुआ, उसके बाद में यह शाखा किससे जुड़ी हुई थी? तो हो सकता है कि यह शाखा किसी तने से जुड़ी हुई हो, तो तने के द्वारा जल अवशोषण की क्रिया संपन्न हुई। अब तने ने कहाँ से पानी लिया? तो तनों ने जाकर जो मुख्य क्या है? ये जड़ें हैं, इन जड़ों से जल अवशोषण करने का कार्य किया। अब ये जो जड़ें थी, इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? तो आसपास में जो छोटी छोटी शाखाएं हैं, जो हम कह सकते हैं मूल रोम है, वो मूल रोम अवशोषण का काम कर रहे हैं। वो अवशोषण कहाँ से करेंगे? तो वो भूमि के भीतर जो जल है, मृदा का जो जल होता है, उसको खींचेंगे। उसको खींच के कहाँ पहुँचाया? ऊपर तने तक, और तने ने शाखा तक, शाखा ने व्रंत तक, और व्रंत ने पत्ती तक। तो बताओ काम किसने किया? वाष्पोत्सर्जन है। तो ये क्या हुआ? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा तनाव उत्पन्न हुआ, वो तनाव किस पर उत्पन्न हुआ? पर्ण पर हुआ। पर्ण से व्रंत पर हुआ, और पर्ण व्रंत से लेकर शाखा पर तनाव उत्पन्न हुआ। यह तनाव तने पर गया, और तने ने किस पर किया? भूमि में लगने वाले जो मूल रोम थे, जिसके मूल के, उस पर बल लगाया, और इस प्रकार से एक बल उत्पन्न हुआ। और यह बल किस प्रकार का था? तो यह बल निष्क्रिय था। इसी प्रकार से किसी एनर्जी की इसमें आवश्यकता नहीं थी, और बिना आवश्यकता के जल के ही उन्होंने एनर्जी के ही इन्होंने क्या कर दिया? जल को ऊपर खींच लिया। इस प्रकार से लगभग 90% जो हर पादप का 90% जल जो है वो इसी प्रकार से होता है। अब आप कहोगे कि क्या प्रमाण है कि ऐसा हुआ? और पूछना भी वाजिब है, प्रमाण पूछना तो जरूरी है ना। साइंस का विद्यार्थी नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? साइंस कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब चीज़ें साइंस के विद्यार्थी के दिमाग में होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि क्यों, कब, और ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ। तो क्यों हुआ, इसका कारण ये समझ सकते हैं। इसका एक प्रमाण हमारे पास में है कि आप देखिए, दिन के समय में पत्तियां मुरझा जाती है, क्योंकि उस समय वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। और आस पड़ोस में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल को अवशोषित किया जाता है दिन में। इसी प्रकार से अगर पत्ती के ऊपरी भाग को नॉर्मल रखा जाए, यानी कि धूप में रख दिया जाए, और नीचे वाले भाग को ऐसे स्थान पर रखा जाए जहाँ पर धूप नहीं हो, फिर भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियां मुरझा जाती है और नीचे वाली सतह जल्दी सूख जाती है। ये बात हमने देखी है, बहुत सारे प्लांट में आपने देखा होगा कि जड़ें जो होती है जल को क्या करती है? खींचती हैं। तो दूसरी चीज़, आप लोग गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो किसी छत के बजाय किसी पेड़ के नीचे खड़े रह जाते हैं रोड पर आते समय। उस समय क्या होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है वो आपको ठंडक दे रही है। ये भी सब चीज़ें प्रूव करती है कि निष्क्रिय जल अवशोषण एक क्रिया विधि है, जल अवशोषण की एक मुख्य क्रिया विधि है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए सारी बातें। ले लिया आप लोगों ने? चलिए, अब बात आती है अपने पास में सक्रिय जल अवशोषण की। देखिए, सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है? अगर मान लो आपके रात्रि काल है, क्या रात्रि के अंदर भी निष्क्रिय जल अवशोषण होता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसमें लिखेंगे अपन, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न नहीं हो तो मूल दाब के कारण सक्रिय जल अवशोषण होता है। क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है। कितनी एनर्जी या कितनी प्रकार से होता है? तो 2 से 4%
केवल कितना प्लांट के अंदर कितना 2 से 4% सक्रिय जल अवशोषण करने के लिए क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और सक्रिय जल अवशोषण होता है, कितना होता है 2 से 4% के लिए होता है। अच्छा बताइए, सक्रिय शब्द आया है यानी क्या हुआ, ये एक्टिव हुआ, और जो आदमी एक्टिव हो, जो चीज़ एक्टिव हो, उसके लिए क्या चीज़ खर्च होती है, थोड़ी एनर्जी खर्च होती है। तो इसमें क्या आवश्यकता होगी, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें ऊर्जा की क्या होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो विद्यार्थियों, हमने निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण किसके तहत पढ़ा है, तो हमने जल अवशोषण की क्रिया विधि के तहत पढ़ लिया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण की अपन बात कर रहे हैं, तो जल मार्ग की बात भी करनी होगी। चलिए, उससे पहले निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण, इन दोनों के बारे में अगर सबसे पहले थ्योरीज दी गई तो एक आदमी का नाम आता है जो बड़ा फेमस है, नोट डाल के लिख देना, क्रेमर, है ना। ये क्रेन से मर गया, ऐसा याद रखना, तो क्रेमर याद हो जाएगा। और 1942 की बात है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1942 की बात है, 1942 की बात है। और क्रेमर ने सबसे पहले इसको क्या किया था, व्याख्या की थी। लेकिन आपकी किताब के अंदर 1942 के स्थान पर 1949 लिख रखा है, आरबीएससी में क्या लिख रखा है, 1949 लिख रखा है। तो अगर आपकी किताब के अकॉर्डिंग चलते हैं तो उस समय आपको वही नाम याद रखना है, पर नीट के हिसाब से जाते हैं अपन, तो नीट की जो ऑथराइज बुक्स हैं उनमें 42 लिखा है। यह कुछ फ़र्क है जो मैंने आपको लगे हाथ बता दिया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली। अगले वीडियो में हम आप लोगों के बीच में आएंगे एक नई क्लास को लेकर। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए वीडियो लगातार और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।